सुप्रभात। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 13 है मुहावरे तथा लोकोक्तियां। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में मुहावरों की परिभाषा, लोकोक्तियों की परिभाषा तथा मुहावरों के अर्थ और लोकोक्तियों के अर्थ जानेंगे तथा साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार उनका प्रयोग हम वाक्य में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर दो बच्चों की बातचीत हो रही है, नितिन और धैर्य की। नितिन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आशीष परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया। धैर्य कहता है, हाँ पता चला, वह तो सबकी आंखों से गिर गया। नितिन कहता है, हाँ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। धैर्य कहता है, उसके पिताजी खूब आग बबूला हुए। बच्चों, आपने नितिन और धैर्य की बातचीत पढ़ी। अब रंगीन वाक्यांशों पर ध्यान दीजिए। आंखों से गिरना का अर्थ है सम्मान कम होना तथा आग बबूला होना का अर्थ है बहुत गुस्सा करना। तो ये दोनों क्या है? मुहावरे ही हैं और यहाँ पर नीचे इनके अर्थ बताए गए हैं। अब आप समझे कि यह वाक्यांश सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ दे रहे हैं। ऐसे वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं मुहावरे कहलाते हैं। एक बार दोबारा पढ़ते हैं परिभाषा। वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं मुहावरे कहलाते हैं। आइए अर्थ एवं वाक्य प्रयोग सहित कुछ मुहावरे सीखते हैं। अब यहाँ पर आपकी पुस्तक में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ भी दिए गए हैं तथा उनका वाक्य में प्रयोग भी दिया गया है। तो एक एक करके पहले हम उन मुहावरों को पढ़ेंगे, उनके अर्थ को जानेंगे तथा उसका वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया गया है वो भी जानेंगे। नंबर 1, अंग अंग ढीला होना। इसका अर्थ है बहुत थक जाना। वाक्य क्या है? दिन भर मेहनत करने के कारण रमन का अंग अंग ढीला हो रहा है, यानी कि वो बहुत थक गया है। बच्चों, मुहावरों का जो प्रयोग वाक्य में करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो ये मुहावरा दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है अंग अंग ढीला होना, तो देखो वाक्य में भी मैंने क्या लिखा है? अंग अंग ढीला हो रहा है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, इस अर्थ को लिख देते हैं कि दिन भर मेहनत करने के कारण रमन बहुत थक गया है। ये गलत है, क्योंकि मुहावरों से जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमें हमेशा मुहावरे का ही प्रयोग करना है उस वाक्य में। ये चीज आप ध्यान रखना। नंबर 2, अंगारे बरसाना। अंगारे बरसाना का अर्थ है बहुत गर्मी पड़ना। वाक्य क्या बनाया मैंने? जेठ के महीने में सूरज अंगारे बरसा रहा है। ये आपने देखा होगा, आपकी सुख की कुंजी कविता में भी आया था ना, जेठ के महीने का वर्णन किया गया था। मई और जून का महीना होता है तो उसमें क्या है? गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो उस समय सूरज क्या करता है? अंगारे बरसा रहा होता है। नंबर 3, आंख लगना। इसका अर्थ है नींद आना। वाक्य है नीता बहुत आलसी है, पढ़ते पढ़ते अक्सर उसकी आंख लग जाती है। नंबर 4, कान भरना। कान भरने का अर्थ होता है चुगली करना। वाक्य है मौका मिलते ही रोहित ने कमल के कान भरने शुरू कर
दिए। तो बच्चों, कान भरना अच्छी बात नहीं है ना, चुगली करना किसी की अच्छी बात नहीं है, तो आपको भी किसी की चुगली नहीं करनी है, ठीक है। नंबर 5, खून खोलना। खून खोलने का अर्थ होता है गुस्सा होना। वाक्य है, तुम्हारा यह व्यवहार देखकर मेरा खून खोल रहा है, यानी कि तुम्हारा यह व्यवहार देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन हम तो क्या लिखेंगे, तुम्हारा यह व्यवहार देखकर मेरा खून खोल रहा है। नंबर 6, दिन रात एक करना। इसका अर्थ होता है बच्चों मेहनत करना। क्या है, मेहनत करना। वाक्य है, परीक्षा में प्रथम आने के लिए आयुष ने दिन रात एक कर दिया। परीक्षा में प्रथम आने के लिए आयुष ने दिन रात एक कर दिया। नंबर 7, पीठ थपथपाना। पीठ कब थपथपाई जाती है, जब कोई अच्छा काम करता है, उसे शाबाशी मिलती है। तो इसका अर्थ क्या है, शाबाशी देना। वाक्य है, कक्षा में आयुष के प्रथम आने पर अध्यापक ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। दोबारा पढ़ते हैं, कक्षा में आयुष के प्रथम आने पर अध्यापक ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। नंबर 8, नंबर 8 है हवा से बातें करना। हवा से बातें करना, इसका अर्थ है बहुत तेज भागना। वाक्य है, राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। एक राजा थे राणा प्रताप, और उनका घोड़ा था चेतक जो बहुत तेज दौड़ता था। तो उसके लिए मुहावरा प्रयोग किया गया है कि राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। नंबर 9, टूट पड़ना। टूट पड़ने का अर्थ क्या है, हमला करना। वाक्य है, जैसे ही चूहा अपने बिल से बाहर निकला, बिल्ली उस पर टूट पड़ी। कि जैसे ही चूहा अपने बिल से बाहर निकला, बिल्ली उस पर टूट पड़ी। लोकोक्तियां। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां की परिभाषा। लोकोक्तियां लोक में यानी कि संसार में प्रचलित, प्रचलित का अर्थ होता है मशहूर। इस संसार में मशहूर युक्तियां या कथन होते हैं, कहावत होती है, जहां मुहावरे वाक्यांश, वाक्य का अंग होते हैं, वहीं लोकोक्तियां पूरा वाक्य होती हैं। आइए कुछ लोकोक्तियों, उनके अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार, इसका मतलब है मुसीबत को स्वयं बुलाना, अपने आप बुलाना मुसीबत को। वाक्य है, मैंने शोभित से कहा कि मैं ताजमहल देखने जा रहा हूं, तो वह भी मेरे साथ चल दिया। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, लोकोक्तियां का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं लोकोक्तियों का, तब हमेशा उसमें ये जरूर लिखा जाता है कि इसे कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको अभी मैंने पढ़ के बताया, आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ होता है मुसीबत को स्वयं बुलाना। तो वाक्य क्या बनाया, मैंने शोभित से कहा कि मैं ताजमहल देखने जा रहा हूं, तो वह भी मेरे साथ चल दिया। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। नंबर 2, आप भला तो जग भला, यानी कि अच्छे व्यक्ति को सभी अच्छे लगते हैं। अगर वो व्यक्ति खुद अच्छा है तो उसको सभी अच्छे लगेंगे। तो वाक्य क्या है, आप सज्जन हैं, यानी कि अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए बुरे व्यक्ति को भी अच्छा समझते हैं। सच ही कहा गया है, आप भला तो जग भला। लोकोक्तियों में हम ऐसे भी लिखते हैं कि सच ही कहा गया है, क्योंकि ये बात तो सच है ना, कि जब कोई व्यक्ति स्वयं अच्छा होता है तो उसको दूसरे भी अच्छे लगते हैं, वो दूसरों में कमियां नहीं निकालता है।
तो इसमें हमने लिखा कि सच ही कहा गया है, आप भला तो जग भला। नंबर 3, एक अनार 100 बीमार, यानी कि वस्तु एक और चाहने वाले अनेक, यानी कि वस्तु तो एक है, अनार एक है और उसको खाने वाले बहुत सारे हैं, है ना। तो वस्तु एक, चाहने वाले अनेक। वाक्य है, घर में एक ही टीवी है और सब अपनी पसंद के कार्यक्रम देखना चाहते हैं। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। नंबर 4, काला अक्षर भैंस बराबर, क्योंकि भैंस भी काली होती है और जो हम लिखते हैं तो वो भी काला अक्षर बोला जाता है। तो इसका अर्थ होता है अनपढ़ होना, कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए तो क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर है। वाक्य है, श्याम पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। दोबारा पढ़ते हैं, श्याम पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो बच्चों, आज इस पाठ में हमने क्या सीखा? हमने सीखा मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं, यानी कि वाक्य का एक हिस्सा होते हैं। दूसरी बात क्या सीखी? यह सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। तीसरी बात क्या सीखी? इनसे भाषा में चमत्कार और लावण्यता आती है। अगली बात क्या सीखी? कि कहावतें ही लोकोक्तियां कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि कथन का मतलब ही कहावतें होती हैं। जो कहावतें हैं वो लोकोक्तियां कहलाती हैं। बच्चों, आपके पाठ 12 में भी शेर और लड़का, उसमें भी आपने बहुत सारे मुहावरे पढ़े, उनका मैंने अर्थ भी बताया और उनको आप वाक्य में भी प्रयोग करके देख सकते हो, उसका अभ्यास कर सकते हो उसको लिखकर। और इसमें भी आपको देखो मैंने बहुत सारे मुहावरे पढ़ाए, उनकी परिभाषा बताई और लोकोक्तियों के अर्थ और लोकोक्तियों की परिभाषा भी बताई है। बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य को हल करेंगे। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। बच्चों, मिलान करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी बच्चा उनके सामने ऐसे लाइनें खींचकर उनको आपस में नहीं मिलाएगा, क्योंकि उसमें आपका समझ नहीं आता आपका कौन सा ठीक है। तो यदि आपकी संख्या दी गई है यहाँ पर 1 2 3, तो वो उसके सामने लिखनी है। यदि क ख ग दिया गया है तो वो उसके सामने लिखना है, जैसे मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो पढ़ते हैं, चलिए। क जी खट्टा होना, इसका क्या अर्थ है? मन खराब होना, तो इसके सामने लिख दिया है मैंने क। अगला है ख, बाएं हाथ का खेल, क्या है? बाएं हाथ का खेल। तो इसका सही मिलान किससे करना है? आसान काम, तो इसका हमने यहाँ पर ख लिखा है। ग है दिल टूटना, क्या है? दिल टूटना, इसका अर्थ है किसी बात पर निराश होना, तो इसके सामने ग लिखा है। घ, खून पसीना एक करना, इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना, तो इसके सामने घ लिखा है। अंग है ठोकरें खाना, ठोकरें खाना का क्या है? बहुत तकलीफ सहना, तो इसके सामने अंग है लिख दिया। अगला है च, कमर कसना, क्या है? कमर कसना, इसका सही अर्थ है काम के लिए तैयार होना, तो इसके सामने च लिखा। छ है आंख दिखाना, आंख दिखाने का क्या अर्थ है? गुस्सा करना, तो इसके सामने छ लिख दिया। तो आपको भी यह प्रश्न अपनी पुस्तक में इसी प्रकार करना है। घ, छ, अंगह, च, ख, ग और क, इनके सामने लिखना है। प्रश्न नंबर 2, उचित मुहावरों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपकी बुक में खालिस्तान दिए गए हैं और ये नीचे कुछ मुहावरे लिखे गए हैं जो एक एक करके मैंने उनके सामने लिख दिए हैं। आपको भी अपनी
व्याकरण की बुक में इसी प्रकार लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में पहले हम इन मुहावरों को पढ़ते हैं। नाक में दम करना, वीर गति को प्राप्त होना, पानी का बुलबुला, रफू चक्कर होना, हाथ धोना, होश उड़ जाना, नींद हराम करना, नाकों चने चबाना। तो ये सारे मुहावरे हैं जो एक एक करके मैंने इनके सामने लिखे हैं। तो पढ़ते हैं इनको। क, फैक्ट्री में आग लगने का समाचार सुनकर सेठ जी के अब क्या होना चाहिए, होश उड़ गए, है ना। सेठ जी के होश उड़ गए, घबरा गए वो। ख, बिल्ली को देखकर चूहा रफू चक्कर हो गया। रफू चक्कर का अर्थ है वहां से भाग जाना। तो बिल्ली को देखकर चूहा रफू चक्कर हो गया। ग, शरारती छात्रों ने शरारतें करके अध्यापिका की नाक में दम कर दिया। नाक में दम करने का अर्थ होता है परेशान करना। तो यहाँ सही मुहावरा क्या आएगा, नाक में दम कर दिया। घ, स्वतंत्रता संग्राम में भारत के अनेक सपूत वीर गति को प्राप्त हो गए। स्वतंत्रता संग्राम में भारत के अनेक सपूत यानी कि पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त होना है युद्ध भूमि में मर जाना। अंग है, रुपए न होने के कारण उसे जमीन से हाथ धोना पड़ा। रुपए न होने के कारण उसे जमीन से हाथ धोना पड़ा। च, अपने जीवन से मोह न रखो। मोह का अर्थ होता है ममता। अपने जीवन से मोह न रखो, वह तो पानी का बुलबुला है। यानी कि जैसे पानी का बुलबुला होता है, थोड़ी देर फूलता है और फिर फूट जाता है, इसी तरह हमारा जीवन है। हम आज है और कल नहीं है। तो हमें अपने जीवन से मोह नहीं रखना चाहिए। 6, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए, यानी कि उन्हें हरा दिया। नंबर ज, क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की नींद हराम कर दी। नींद हराम करना भी क्या है, उन्हें परेशान करना। तो क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की नींद हराम कर दी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के लिए उपयुक्त लोकोक्तियां लिखिए। अब यहाँ पर भी ये आपको क्या दिए गए हैं, अर्थ दिए गए हैं और इनके सामने हमने लोकोक्तियां लिखनी है। क है अनपढ़ होना। इसके लिए उपयुक्त यानी कि सही लोकोक्ति क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, क्योंकि इसी का अर्थ होता है अनपढ़ होना। ख, काम के अनुसार फल मिलना, कि जैसा हमने काम किया है हमें उसी के अनुसार फल मिलेगा। तो इसके लिए लोकोक्ति क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। ग, मुसीबत को स्वयं बुलाना। ये भी आपने अभी पढ़ा था पाठ में। इसकी लोकोक्ति क्या है, आ बैल मुझे मार। घ, जबरदस्ती गले पड़ना। इसकी लोकोक्ति क्या है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो यहाँ पर ये आपकी 4 लोकोक्तियों के अर्थ दिए गए थे, जिसके सामने हमें उचित उपयुक्त यानी कि सही लोकोक्तियां लिखनी थी। तो आपको भी इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर लोकोक्तियों के अर्थ लिखने हैं। अभी तो हमने अर्थ के सामने उपयुक्त लोकोक्तियां लिखी थी, यहाँ पर लोकोक्तियों के लिए अर्थ लिखने हैं। क है, दूध का दूध पानी का पानी। इसका अर्थ होता है उचित न्याय करना। ख है, आप भला तो जग भला। इसका अर्थ है अच्छे व्यक्ति को सभी अच्छे लगते हैं। ग है, काला अक्षर भैंस बराबर। इसका है अनपढ़ होना। घ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका अर्थ है बहुत मेहनत करने पर भी कम फल मिलना, कि हमने तो मेहनत तो बहुत ज्यादा की थी लेकिन फल तो हमें उसका कम मिला। ठीक है, तो इस प्रकार इस अभ्यास कार्य को आपने अपनी पुस्तक में हल करना है।
बच्चों अब हम जानेंगे जो आज हमने पाठ पढ़ा है मुहावरे और लोकोक्तियां, उसका गृह कार्य क्या है। और ये गृह कार्य आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपने पहले मुहावरा लिखना है, फिर उसके बाद उसका अर्थ लिखना है उसके सामने, और नीचे वाली पंक्ति में आपने उसका वाक्य बनाना है। ऐसे नहीं कि तीनों चीजें आप आमने सामने लिख दो, आपकी नोटबुक में नहीं आ पाएगा। आपको पहले मुहावरे लिखने हैं, फिर अर्थ लिखना है और फिर उसका वाक्य बनाना है, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है। क है अकल का अंधा, अब जो भी इसका अर्थ है वो लिखेंगे और यहाँ वाक्य बनाएंगे। ख है आकाश से बातें करना, इसको भी इसी प्रकार लिखना है। ग है उंगली उठाना, इसका अर्थ लिखोगे, वाक्य में प्रयोग करोगे। घ है खून पसीना एक करना। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस प्रश्न को भी आपने उसी प्रकार हल करना है। पहले लोकोक्ति लिखनी है, फिर उसके सामने उसका अर्थ लिखना है और फिर नीचे उसका वाक्य प्रयोग करना है। क है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ख है थोता चना बाजे घना। ग है जितने मुंह उतनी बातें, यहाँ इसका अर्थ लिखोगे और नीचे वाक्य में प्रयोग करोगे। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यहाँ पर आपने अर्थ लिखना है और नीचे इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों आपको ये कार्य करते समय यह जरूर ध्यान रखना है कि जब इनका वाक्य में प्रयोग करोगे तो आप उसमें मुहावरों का प्रयोग करोगे और लोकोक्तियों का प्रयोग करोगे, उनके अर्थ का प्रयोग नहीं करना। आपने इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम जानेंगे पाठ 12 शेर और लड़का, जो हमने उसका गृह कार्य दिया था उसका हल, कि क्या वो गृह कार्य हमने सही किया है। हमारा गृह कार्य था कि पाठ 12 शेर और लड़का के कठिन शब्द और शब्दार्थ तथा मुहावरे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। आशा है यह गृह कार्य आपने अपनी नोटबुक में साफ व सुंदर लेख में किया होगा। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। नंबर 1 कपकपी, नंबर 2 बेखौफ, नंबर 3 गडरिये, नंबर 4 थका मांदा, नंबर 5 गुर्राता, नंबर 6 मुंह मांगी, नंबर 7 सब्र, नंबर 8 तितलियां, नंबर 9 इकट्ठा, नंबर 10 हिम्मत, नंबर 11 है नजदीक, नंबर 12 है मुश्किल, नंबर 13 होशियार, नंबर 14 है चौकन्ने, नंबर 15 अचंभा। शब्दार्थ यानी कि शब्दों के अर्थ। नंबर 1 कपकपी, इसका अर्थ है डर से कांपना। नंबर 2 गडरिया, इसका अर्थ है एक हिंदू जाति जो भेड़े पालती हैं। नंबर 3 सन्नाटा, इसका अर्थ होता है चुप्पी, इसका खामोशी या सुनसान भी लिख सकते हो, वो भी सही है। नंबर 4 बिसात, बिसात का अर्थ होता है हैसियत। नंबर 5 मंशा, मंशा का अर्थ होता है इरादा। नंबर 6 तरकीब, तरकीब का अर्थ होता है उपाय। नंबर 7 आड़, आड़ का अर्थ होता है ओट। नंबर 8 कछार, इसका अर्थ होता है नदी के किनारे की तर और नीची जमीन। नंबर 9 होवाना, इसका अर्थ है गीदड़ की आवाज। नंबर 10 जवार, इसका अर्थ है खरीफ की फसल में होने वाला एक मोटा अनाज। नंबर 11 है दुष्ट, इसका अर्थ है शैतान। नंबर 12 है सब्र, सब्र का अर्थ होता है संतोष। अब हम मुहावरे पढ़ेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे। नंबर 1 दौड़ धूप करना, इसका अर्थ है कोशिश करना। नंबर 2 रोंगटे खड़े होना, इसका अर्थ है भयभीत होना, डर जाना। नंबर 3 हाथ पांव ढीले पड़ जाना, इसका अर्थ है कमजोर होना। नंबर 4 चट कर जाना,
इसका अर्थ है सब कुछ खा जाना। नंबर 5, घात लगाकर बैठना। इसका अर्थ है किसी को हानि, नुकसान पहुंचाने के लिए अवसर यानी कि मौके की तलाश में छुपकर बैठना। नंबर 6, ठान लेना। इसका अर्थ है पक्का इरादा करना। नंबर 7, आस बांधना। इसका अर्थ है उम्मीद करना। नंबर 8, निगाहें दौड़ाना। इसका अर्थ है चारों तरफ नजर घुमाकर देखना। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।